सो हेलो गाइज, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम 2016 में मतलब जैसे अभी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का पेपर हो रहा है ना, वैसे ही वीडियो री एग्ज़ाम 2016 का एक पेपर कराया गया था। उस पेपर को हम लोग देखेंगे, उसमें जीके और हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीके वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए ये भाग सेकंड लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से क्या, मतलब पहले हिंदी दी गई थी उसके बाद जीके था। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था की बात की जाए तो 3 लेवल होते हैं और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। तुरंत आपको याद आना चाहिए, राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, और 73वां संविधान संशोधन 1992 भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 स्तर जो होते हैं वो होते हैं ग्राम सभा, जो ग्राम के लेवल पे होते हैं, ग्राम पंचायत जो ब्लॉक या तहसील के लेवल पे होते हैं, और ये जो न्याय पंचायत है ना, वो ग्राम सभा अलग होती है और न्याय पंचायत कुछ जगह पे होती है, ये भी ग्राम के लेवल पे होती है। और एक तीसरा जो लेवल होता है ना, वो जिला पंचायत होती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन सही है कि ग्राम सहकारी संस्था नाम से कोई पंचायती राज संस्था नहीं होती है। 42 क्वेश्चन नंबर है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इनको। अनुच्छेद 76 आपको याद आना चाहिए। हिंदी की बात की जाए तो महान्यायवादी, डी ऑप्शन आपका सही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल से इनका नाम जोड़ा जाता है, मोहम्मद इकबाल से। लेकिन इसको सबसे पहले यदि ऐसे क्वेश्चन आए कि किसने दिया तो हसरत मोहानी का नाम आपको याद रखना है, सी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अक्षांश डिग्री मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, तो वो कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 1 डिग्री हम लैटिट्यूड में यदि मूव करेंगे तो कितना होगा? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश की औसत आयु न्यूनतम है? तो इन 4 में से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो केरल की। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? जीएसटी आपको याद होना चाहिए 1 जुलाई 2018। और जो जीएसटी के रेट हैं 0, 5, 12, 18 और 28, ये जीएसटी की स्लैब्स हैं और 3 तरह की होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहले ये असम में इसको लागू किया गया था, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन पृथ्वी कहाँ से आ गया? शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो अब इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है परसेंटेज में, तो वैसे 5-6 लीटर के आसपास होता है, और यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो लगभग 7%। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो इसमें विंडोज़, यूनिक्स और लाइनेक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ये एमएस ऑफिस जो है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बी ऑप्शन इसका आपका सही है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार की जाती है? मतलब जो इंडिविजुअल कंप्यूटर है ना, कि ये इस कंप्यूटर की बात हो रही है, तो उसको पहचानते हैं हम लोग आईपी एड्रेस से। ए ऑप्शन आपका सही है। इसी से पता लगाया जाता है कोई सूचना किस कंप्यूटर के द्वारा भेजी गई है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? स्टोरेज की बात कर रहा है, कैपेसिटी। पहला है किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट। तो केबी, जीबी, टीबी और एमबी तो पता है आपको, इसमें टीबी सबसे बड़ा होता है, टेराबाइट। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन को जो भारत का राष्ट्रगान है, सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और इसको सर्वप्रथम
गाया जाने की बात की जाए तो 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 57, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सातवां है। डी को इसका सही है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वार से प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड पता होना चाहिए, डेट नहीं पता तो भी चल जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। तो 14 यहाँ पे देखो 1914 केवल एक ही दिया है, तो 28 जुलाई 1900। एक मिनट, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये आपका 1918, सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि मतलब इको होता है ना, तो इको सुनने के लिए मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है लगभग 16.5 मीटर। तो यहाँ पे 17 मीटर लिखा है, ये सही है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक सम्मान। तो यहाँ पे चारों जो नागरिक सम्मान हैं प्रमुख वो दिए गए हैं। तो सबसे पहला होता है भारत रत्न, पहला मतलब सबसे बड़ा। दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्म श्री। इसीलिए देखा होगा कि पद्म श्री सबसे ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। तो तृतीय की बात कर रहा है तो हो गया आपका पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? इस तरह के क्वेश्चन तो किसी भी तरह गलत ही नहीं होने चाहिए। ऑक्सीजन आपकी 20-21 होती है और जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 78-79% होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो चौथा पूछ रहा है, एरिया वाइज यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा है आपका एशिया, एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है आपका अफ्रीका। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पे है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो ये चारों दिए गए, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो डेटा जब ट्रांसमिशन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसकी मैक्सिमम लिमिट उसी को बोलते हैं बैंड विड्थ। वो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं जाना जाता? मतलब सिटीजन्स जिसमें जनरली नहीं होते, कि सभी सिटीजन की बात हो रही है यहाँ पे। तो परिवार या वंश में तो होते हैं, जाति संघ में होते हैं, गैर सरकारी संगठन में भी सिटीजन होते हैं, लेकिन विधानमंडल जो होता है ना इसमें चुन के जाते हैं। तो यही डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखो इसमें सभी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊंची यदि बात करें तो आपकी तो पता है एवरेस्ट। उसके बाद यदि पूछे कि भारत की सबसे ऊंची है कौन सी, तो आपको K2 या गार्डविन ऑस्टिन का नाम लेना है। लेकिन ये कहाँ पे स्थित है आपकी? पीओके में। और यदि उसके बाद की बात की जाए तो कंचनजंगा है, लेकिन कंचनजंगा भारत और नेपाल बॉर्डर में है। तो यदि निर्विरोध रूप से पूछे तो आपका आएगा नंदा देवी। अब बचे सी और डी, कामेट और मुकुट पर्वत। तो कामेट है ना उसकी ऊंचाई ज़्यादा है मुकुट पर्वत से, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो जब डिफरेंस ज़्यादा होता है रात और दिन में तो उसको संक्रांति बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका
सही है। ये हो गया आपका जीके वाला पोर्शन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन है ना आपके यारा, लावा, बी ऑप्शन सही है। इस पे एक वीडियो मैंने बनाया है हिंदी वर्णमाला पे, वो आप देख सकते हैं यदि आपको नहीं पता। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है। तो ये होता है आपका गीतिका, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत मतलब असंगत विलोम शब्द युग्म चुनना है। अच्छा, यहाँ पे विलोम शब्द का युग्म दिया गया है, उसमें बोल रहा है कौन सा असंगत है। घात प्रतिघात, प्रसारण संकुचन, शाश्वत सदैव। शाश्वत सदैव ना मतलब वो हैं सिमिलर, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अब 4 5 के दिया गया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई दिक्कत नहीं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो अटूट का मतलब जो टूट न सके, अटल, अटल का मतलब जो टाला ना जा सके, अदेय मतलब जिसे दिया ना सके, अच्युत का मतलब होता है जिसे अपनी स्थिति से हटाया ना जा सके। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है जीने की इच्छा, तो जिजीविषा, बी ऑप्शन है आपका। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु मतलब किसी पे विजय प्राप्त करने की इच्छा, पिपासु को मतलब प्यासा। अगला क्वेश्चन है सख्यागमन का संधि विच्छेद। सख्यागमन तो सखी आगमन, तो अब इसमें सखी आगमन बी वाला आप टिक मत कर देना, सही है इसमें ए, सखी प्लस आगमन। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पे होता है अर्थांतर, अर्थांतर अन्यास, ये अलंकार होता है। तो देखो अर्थ अंतर यहाँ पे लिखा है, अर्थ अंतर है लेकिन फिर भी वहाँ पे समान बोला जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें अशुद्ध वाक्य आपको छांटना है। क्या कौन कौन से शब्द हैं। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय, देखो ये पूजनीय जो लिखा है ना, तो यहाँ पे या तो आप पूजनीय लिखो या तो पूज्य लिखो, पूजनीय नहीं लिखते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, ये शुद्ध है। उज्जवल देखो इसमें सही लिखा है आपका, भविष्य उज्जवल हो। 1 मिनट, उज्जवल गलत लिखा हुआ है। उज्जवल में 2 आजीजा होती हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि सभी को नंबर मिले हों, कोई दिक्कत नहीं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तो अब छाया दार ये ना संकर शब्द है जो 2 भाषाओं से मिलके बनते हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। ऑप्शन आप देखिए फिर कोशिश कीजिए। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो सी ऑप्शन है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोल रहा है, नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। आगे नाथ न पीछे पंगा, पगा मतलब बंधनहीन, ये तो आपका सही है। 3 13 होना मतलब संगठित होना नहीं होता, मतलब असंगठित होना, तो यही आपका ऑप्शन गलत है, गलत अर्थ वाली चुनना है। गूलर का फूल होना मतलब वही होता है ना कि ईद का चांद होना, वही वाला है ये, जो जल्दी से दिखाई न देना, तो दुर्लभ वस्तु।
सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। तो प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय कारण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए। तो ये आपका संप्रदान कारक है, सी ऑप्शन सही है। बोला किस भाव की परिपक्व आस्था को रस कहा जाता है। तो रस में किसकी परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो वो होता है आपका स्थायी भाव, जो मन में स्थिर कर दे किसी काव्य को पढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन आ गया तिरंगा में समान समास। तो तिरंगा 3 आ गया ना, तो नंबर जो पहले आता है तो उसमें आपका द्विगु समास हो जाता है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आभ्यंतर का सही अर्थ है। आभ्यंतर मतलब अंदर, तो किसी वस्तु का भीतरी भाग। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। अब इस तरह का क्वेश्चन ऐसा है ना कि जीके में सभी कुछ आप कर नहीं सकते हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करोगे मतलब पेपर के हिसाब से, तो अब काशिका इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी है ना, वाराणसी की बोली को कहा गया है, सी ऑप्शन सही है। बस आप एक बार सुन लो इनको। अगला क्वेश्चन है, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो समूहार्थक शब्द मतलब जिससे समूह का ज्ञान हो। तो इसमें जो लिखा है ना स्तवक, इसका मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, यही आपका है। तो गमला जैसे होता है, तो गमला तो एक पुरुष और गुलाब, तो गुलाब समूह थोड़ी है। तो नहीं भी पता तो आपको स्तवक का मतलब तो भी टिक मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली, तो इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो जो डी है ना, ये तो आपका संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज मतलब पानी में जो उत्पन्न हुआ, तो आपका हो गया कमल। और अम्बुद मतलब पानी को देने वाला, तो ये हो गया आपका बादल। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानार्थी शब्दों की जब पुनरुक्ति होती है तो आप डैश लगाते हैं ना, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। पत्थर का बोल रहा, पर्यायवाची आपका नहीं है, तो आपका पाहन है, उपल है, पाषाण है। उरग नहीं है, उरग मतलब पेट के बल चढ़ने वाला, सर्प के लिए आ जाता है, सर्प का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या लिखा है 24, इस प्रश्न के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। ठीक, 1 और 6 आपको दिख रहा है ना, और बीच में जो 11 लावा दिखे हैं ना, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। इसका जो सही है ना, वो होगा आपका डी। पहले रा आएगा, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। उसके बाद आपका आएगा दूसरे का होगा, आप सबको धोखा दे सकते हो।
धोखा दे सकते हो, पर उसके बाद आप दे सकते हो, आप खुद को धोखा दे सकते हो, पर पता नहीं इसमें क्या है। आप इसको ट्राई करना सॉल्व करने की, थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक की बात कर रहा है आपसे, तो ये है आपका डी, अत्यंत। अब आ गया पैसेज 26 से 30 क्वेश्चन नंबर इस पे बेस्ड हैं। चलो पढ़ते हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्री धारक बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ये आपका हो गया पैसेज। 4 क्वेश्चन 26, 27, 28, 29, 5 क्वेश्चन इसमें भेज दें। क्या बोला? प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? तुरंत आप टिक मारोगे, भारत था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं किस पर ध्यान देती थी? विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। आप यदि पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला, नवीन शिक्षा प्रणाली में किस तरफ प्रेरित किया जा रहा है? क्या बोला? नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं। चलो एक बार वापस चलते हैं इसमें। कहाँ पे है ये? ऑप्शन इसके फिर से एक बार देखते हैं। नवीन शिक्षा, इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि व्यावहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है किस लिए? ताकि विद्यार्थियों का नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय। तो इसको अलग अलग यदि करोगे तो मैंने बताया कि जब अलग करोगे तो जो शब्द बने उसका मतलब होना चाहिए। तो पुस्तक प्लस ई है तो आपका हो जाएगा पुस्तक की है। ई नहीं होगा, ई होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी लिखें। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है। इसमें आपको त्रुटि निकालना है। हाँ तो देखो, अनेक ना खुद ही प्लूरल है तो अध्यापकों नहीं, अध्यापक होगा, यही आपका गलत है। अगला बोल रहा है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ध्रुव सामनी। जो आप ध्रुव सामनी यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का है, तो यही इनका नहीं है। अष्टछाप का कवि बोल रहे हैं इनमें से कौन है? तो सीधा सा अष्टछाप के कवि आपके सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत मधुर गाता। इसमें प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताएं। तो विशेषण मधुर है, उसका विशेषता बता रहा है आपका बहुत, तो यही हो गया आपका प्रविशेषण।
अगला क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अच्छा, 4 यहाँ पे राइटर लिखे हैं, उनमें से पूछ रहा है कि किसको मिल चुका है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, उस टाइम पे ये 3 लोग तो थे ही नहीं, नामवर सिंह इनको मिल चुका है। ए ऑप्शन आपका सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बोल रहा किस भाषा से संबंधित है, तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं ना, उनके लिए दिया जाता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। अच्छा, तक्षक का इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तक्षक का आपका बढ़ई है कि नहीं है, ये सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा, तो बढ़ई, विश्वकर्मा और सूत्रधार ये हैं, शिलान्यास आपका नहीं है तक्षक का अर्थ। ऐसे ही भाव, तो भाव का भवन थोड़ी है आपका, बाकी विचार, दर, अभिप्राय सब है, भाव का भवन अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना विकल्प में दिए गए शब्दों से। क्या बोल रहा है, आज के वैज्ञानिक नए नए अनुसंधानों, आविष्कारों, पदार्थों, विचारों क्या होगा द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो नए नए आविष्कारों, बी ऑप्शन इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक, अभिक्रामक, तो यह संक्रामक हो सकता है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। तो ये आपके 63 क्वेश्चन इसमें आपको कराए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।